नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास की पन्नों में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। जी हाँ, आज का हमारा विषय है दिल्ली सल्तनत, उसका पहला दौर। बिल्कुल। हम बात करेंगे लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के बीच के उस टुमल्चुअस पीरियड की, जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास की रूपरेखा तय की। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीएस पेपर 1, प्रीलिम्स, मेंस हर जगह इससे जुड़े सवाल आते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? देखिए, हम एकदम शुरुआत से चलेंगे। कैसे तुर्क शासकों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। ये मामलुक सुल्तान, जिन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं, ये कौन थे? अच्छा। फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन शासकों ने कैसे सल्तनत को संभाला, उसे मजबूत किया। क्या चुनौतियां थी उनके सामने? हाँ, चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। बिल्कुल। अंदरूनी विद्रोह थे, आपस में ही सरदारों की खींचतान थी, और सबसे बड़ा सरदर्द मंगोलों का खतरा। मंगोल, हाँ, वो तो एक बड़ा फैक्टर था। इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। कैसे इन शुरुआती सुल्तानों ने इन सब से निपटा और सल्तनत की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए दिल्ली सल्तनत के पहले 100 सालों की कहानी समझने के लिए। चलिए, तो शुरू करते हैं मामलुक सुल्तानों से। ये मामलुक शब्द का मतलब क्या है, पहले ये समझाइए। मामलुक ये एक अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है ओन्ड, या जिस पर स्वामित्व हो। अच्छा, मतलब गुलाम। हाँ, खास तौर पर ये उन तुर्की गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें सैन्य सेवा या दूसरे कामों के लिए खरीदा जाता था। इनमें से कई बहुत काबिल होते थे और ऊंचे ओहदों तक पहुंच जाते थे। तो मोहम्मद गोरी के बाद उसके सेनापतियों ने जो इलाके जीते थे, जैसे पंजाब से बंगाल तक, वहीं पर ये मामलुक सुल्तान सत्ता में आए? बिल्कुल। गोरी की मौत के बाद उसके जो काबिल सिपा सालार थे, उन्होंने ही कमान संभाली। लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं था। सल्तनत की स्थापना तो हुई, पर चुनौतियां जबरदस्त थीं। क्या थी में शुरुआती चुनौतियां? देखिए, सबसे पहले तो बाहरी हमलों का डर हमेशा बना रहता था, खासकर उत्तर पश्चिम से। मंगोलों का या और भी कोई? उस वक्त मंगोल खतरा उभर ही रहा था, लेकिन मध्य एशिया में और भी ताकतें थीं जिनसे खतरा था। फिर अंदरूनी तौर पर जो तुर्क सरदार थे, उनमें आपस में ही सत्ता के लिए जबरदस्त खींचतान थी। हर कोई बड़ा बनना चाहता था। और राजपूत शासकों का क्या? वो भी एक बड़ी चुनौती थे। जो राजपूत राजा हार गए थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि अपनी आज़ादी वापस हासिल कर लें और इन तुर्कों को बाहर निकाल दें। तो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ये तुर्क शासक सफल कैसे हुए? मतलब 13वीं सदी के अंत तक तो वो काफी फैल चुके थे। हाँ, ये कमाल की बात है। इन सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ अपनी सत्ता बचाई, बल्कि उसे मजबूत भी किया। और सदी के अंत तक वो इस स्थिति में आ गए थे कि मालवा, गुजरात और यहाँ तक कि दक्षिण भारत की तरफ विस्तार करने की सोच सकें। इसका मतलब उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना के दूरगामी परिणाम हुए होंगे। जाहिर है, समाज, प्रशासन, संस्कृति, हर चीज पर गहरा असर पड़ा। एक नया दौर शुरू हुआ। चलिए अब थोड़ा और विस्तार में चलते हैं। एक मजबूत राजशाही स्थापित करने का जो संघर्ष था, उसकी बात करते हैं। मोहम्मद गोरी के बाद सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आई। हाँ, मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कमान संभाली। तराइन की दूसरी लड़ाई में उसकी भूमिका अहम थी। वो खुद गौरी का एक तुर्क गुलाम था। लेकिन उसके लिए भी राह आसान नहीं थी। उसके भी तो दुश्मन रहे होंगे। बिल्कुल। उसके सामने दो बड़े प्रतिद्वंदी थे। एक तो गजनी का शासक यल्दूज। यल्दूज दिल्ली पर भी अपना दावा समझता था। अच्छा, मतलब गजनी अभी भी दिल्ली को अपने अधीन मानता था? हाँ, यल्दूज तो यही चाहता था। दूसरा बड़ा प्रतिद्वंदी था कुबाचा, जो मुल्तान और सिंध का शासक था। वो भी स्वतंत्र हैसियत रखता था। तो ऐबक ने कैसे संभाला? उसने तो लाहौर से शासन किया, दिल्ली से नहीं। हाँ, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने गजनी से यानी यल्दुज से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसका बहुत बड़ा मतलब था। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि भारत का राजनीतिक भविष्य अब मध्य एशिया की राजनीति से एक तरह से अलग हो गया। दिल्ली सल्तनत अब अपने रास्ते पर चल सकती थी, गजनी के दखल के बिना। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। लेकिन ऐबक का शासनकाल तो बहुत छोटा रहा। 1210 में उसकी मौत हो गई। हाँ, अचानक मौत हुई। वो लाहौर में चौगान खेल रहा था, जिसे आजकल पोलो कहते हैं। हाँ। घोड़े से गिर गया और उसकी मौत हो गई। और ऐबक की मौत के बाद क्या हुआ? ऐबक की मौत के बाद फिर से सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। उसके बेटे आराम शाह को कुछ सरदारों ने सुल्तान बनाया, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाया। तो फिर इल्तुतमिश कैसे आया? ऐबक का एक बहुत काबिल दामाद था, इल्तुतमिश।
वो उस वक्त बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने उसे बुलाया और आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। मतलब ऐबक के बेटे को हटाकर उसका दामाद गद्दी पर बैठा। वंशानुक्रम का सिद्धांत तो यहीं टूट गया। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ही ये तय हो गया कि सल्तनत में सिर्फ बेटा होने से गद्दी नहीं मिलेगी, काबिलियत और सरदारों का समर्थन भी जरूरी होगा। इसीलिए इल्तुतमिश 1210-1236 को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक संगठक कहा जाता है। उसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? ऐबक ने तो शुरुआत करी दी थी। देखिए, ऐबक ने नींव जरूर रखी, लेकिन सल्तनत अभी बहुत कमजोर थी, बिखरी हुई थी। इल्तुतमिश ने उसे सही मायने में संगठित किया, उसे स्थायित्व दिया। उसने उन चुनौतियों का सामना किया जो ऐबक के समय से चली आ रही थीं या उसकी मौत के बाद पैदा हुई। क्या थी वो चुनौतियां इल्तुतमिश के सामने? बहुत सारी थीं। एक तरफ तो बंगाल और बिहार में अली मर्दान खिलजी जैसे लोग थे जो आजाद हो गए थे। अच्छा। दूसरी तरफ ऐबक का पुराना दुश्मन कुबाचा, उसने मुल्तान के साथ साथ लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था और गौजनी से यल्दूस का खतरा तो बना ही हुआ था। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी थी एक तरह से। हाँ, और सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी तौर पर भी। दिल्ली के आसपास के जो तुर्क सरदार थे वो भी इल्तुतमिश को अपना सुल्तान मानने में हिचक रहे थे। और राजपूत? ऐबक के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? राजपूतों ने मौके का फायदा उठाया। कालिंजर, ग्वालियर, पूर्वी राजस्थान के कई इलाके जैसे अजमेर, बयाना, यहाँ से तुर्की शासन खत्म हो गया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता फिर से घोषित कर दी। बाप रे, इल्तुतमिश के लिए तो ये बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। शुरुआत में उसने किस तरफ पहले ध्यान दिया? उसने अपने शुरुआती साल उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने में लगाए। ये बहुत जरूरी था। क्यों? उत्तर पश्चिम में ऐसा क्या हो रहा था? उस वक्त मध्य एशिया में ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसकी सीमाएं सिंध नदी तक पहुंच गई थी। ओहो, मतलब दिल्ली सल्तनत का एक नया ताकतवर पड़ोसी। हाँ, और फिर आया मंगोलों का तूफान। 1218 में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया और उसे तहस नहस कर दिया। चंगेज खान करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया। सिंध तक, मतलब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक। बिल्कुल, ये दिल्ली सल्तनत के लिए शायद सबसे बड़ा खतरा था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? शरण दी? नहीं, यहीं इल्तुतमिश ने कमाल की कूटनीति दिखाई। उसने बहुत विनम्रता से लेकिन साफ तौर पर जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया। क्यों? एक मुस्लिम राजकुमार की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जलालुद्दीन को शरण दी तो चंगेज खान दिल्ली पर हमला कर देगा, और उस वक्त दिल्ली सल्तनत इतनी मजबूत नहीं थी कि मंगोलों का सामना कर सके। ये फैसला बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन इसने नवजात सल्तनत को बचा लिया। वाकई ये तो मास्टर स्ट्रोक था। तो फिर मंगोलों का क्या हुआ? चंगेज खान कुछ समय सिंध के पास रुका, लेकिन फिर वापस चला गया। शायद भारत की गर्मी उसे रास नहीं आई, या शायद वो और पश्चिम की तरफ ध्यान देना चाहता था। वजह जो भी हो, दिल्ली बच गई। और जलालुद्दीन का? जलालुद्दीन कुछ समय पंजाब और सिंध के इलाके में रहा, लेकिन फिर वो भी चला गया। मंगोलों के जाने के बाद इल्तुतमिश को मौका मिला। उसने कुबाचा पर हमला किया और उसे मुल्तान और उच से खदेड़ दिया। अच्छा, तो उत्तर पश्चिम सीमा फिर से सुरक्षित हो गई। हाँ, दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर सिंध नदी तक पहुंच गईं। ये इल्तुतमिश की बड़ी कामयाबी थी। उत्तर पश्चिम संभालने के बाद उसने किधर ध्यान दिया? पूरब की तरफ, बंगाल और बिहार? हाँ, अब उसका ध्यान पूरब की तरफ गया। बंगाल और बिहार में इवाज नाम के एक खिलजी सरदार ने सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि लेकर खुद को आजाद घोषित कर दिया था। इवाज? ये कौन था? वो पहले अली मर्दान का ही मातहत था, लेकिन उसने अपनी ताकत बढ़ा ली थी। वो काफी काबिल शासक बताया जाता है, उसने कई अच्छे काम भी किए, लेकिन दिल्ली की अधीनता मानने को तैयार नहीं था। वो आसपास के इलाकों पर जैसे बंगाल के सेन शासकों, उड़ीसा, कामरूप, असम पर हमले भी कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? 1226-27 में इल्तुतमिश ने खुद बंगाल पर चढ़ाई की। इवाज को हराया गया और उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि बंगाल में पूरी तरह शांति स्थापित होने में वक्त लगा, लेकिन आखिरकार बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण में आ गए। और राजपूतों के खिलाफ उसके अभियान, जो इलाके हाथ से निकल गए थे? हाँ, उसने राजपूतों के खिलाफ भी अभियान चलाए। ग्वालियर और बयाना पर फिर से कब्जा किया। अजमेर और नागौर तो उसके नियंत्रण में थे ही। रणथंबोर और जालोर का क्या? रणथंबोर और जालौर के शासकों ने भी आजादी की कोशिश की थी। इल्तुतमिश ने उन पर भी चढ़ाई की ताकि वो फिर से अधीनता स्वीकार कर लें। क्या वो मेवाड़ या गुजरात की तरफ भी बढ़ा?
उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर हमला किया था, लेकिन गुजरात की सेना के आने की खबर सुनकर उसे पीछे हटना पड़ा। अच्छा। उसने गुजरात के चालुक्यों पर भी हमला करने की कोशिश की, शायद नागदा का बदला लेने के लिए, लेकिन उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली, बल्कि नुकसान ही हुआ। तो राजपूतों के खिलाफ उसे मिली-जुली सफलता मिली कह सकते हैं। हाँ, कुछ इलाकों पर उसने दोबारा कब्जा किया, कुछ को अधीनता मानने पर मजबूर किया, लेकिन गुजरात और मालवा जैसे शक्तिशाली राज्यों को वो जीत नहीं पाया। फिर भी उसने सल्तनत को काफी हद तक संगठित कर दिया था। तो इल्तुतमिश की विरासत क्या मानी जाती है? उसकी विरासत यही है कि उसने बिखरी हुई तुर्की सल्तनत को एक संगठित राज्य का रूप दिया। उसने अंदरूनी दुश्मनों और बाहरी खतरों, खासकर मंगोलों से सल्तनत को बचाया। उसने प्रशासन की नींव रखी, मुद्रा प्रणाली शुरू की, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ? क्या उत्तराधिकार आसानी से हो गया? नहीं, यहीं से एक और समस्या शुरू हुई। इल्तुतमिश अपने बेटों को इस लायक नहीं समझता था कि वो सल्तनत संभाल सकें। तो फिर? उसने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। उसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित किया। अपनी बेटी को उस जमाने में? हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इतिहास में पहले भी मुस्लिम दुनिया में, जैसे ईरान और मिस्र में, महिलाओं ने शासन किया था या रीजेंट के तौर पर काम किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के लिए ये एकदम नया था। उसने अपने अमीरों और उलेमाओं से सहमति भी ले ली थी। लेकिन क्या ये आसान रहा रजिया के लिए? बिल्कुल नहीं। रजिया 1236 से 1239 को गद्दी पर बैठने के लिए पहले तो अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ा, और उससे भी बड़ी चुनौती थे वो शक्तिशाली तुर्क सरदार, जिन्हें चालीस या चहलगानी कहा जाता था। ये चहलगानी कौन थे? ये इल्तुतमिश के वफादार तुर्क गुलामों का एक गुट था, जिसे उसने खुद ही बनाया था। लेकिन अब वो बहुत ताकतवर हो गए थे और सत्ता पर अपना नियंत्रण चाहते थे। वो किसी महिला को सुल्तान बनते देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो रजिया का शासन कैसा रहा? छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बताया जाता है। हाँ, उसका शासन सिर्फ 3 साल के करीब चला, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सुल्तान की तरह हुकूमत करने की कोशिश की। वो किसी की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। उसने क्या अलग किया? उसने महिलाओं वाले कपड़े छोड़ दिए। पुरुषों की तरह कोट, कुबा और टोपी कुलाह पहनकर खुले दरबार में बैठना शुरू किया। वो घोड़े पर सवार होती थी, यहाँ तक कि लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व भी करती थी। वाह, ये तो वाकई हिम्मत की बात थी। लेकिन उसके इसी रवैये से तुर्क सरदार और चिढ़ गए। उन्हें लगा कि ये उनके प्रभाव को कम कर रही है। और वो याकूत खान वाला विवाद क्या था? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा बना। रजिया ने एक अबिसीनियाई इथियोपियाई गुलाम जमालुद्दीन याकूत को एक ऊंचा पद दिया, अमीर आखूर, यानी शाही अस्तबल का अधीक्षक। तो इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि ये पद पारंपरिक रूप से किसी बड़े तुर्क सरदार को ही मिलता था। याकूत गैर तुर्क था। सरदारों ने इसे तुर्कों के एकाधिकार को चुनौती के रूप में देखा। कुछ इतिहासकार तो रजिया और याकूत के बीच व्यक्तिगत संबंधों की बात भी करते हैं। हाँ, उस समय के कुछ लेखकों ने ऐसे आरोप लगाए, लेकिन ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इसे तुर्क सरदारों का दुष्प्रचार मानते हैं, रजिया को बदनाम करने के लिए। वो कहानी कि याकूत उसे घोड़े पर चढ़ने में मदद करता था, ये शायद बाद में गढ़ी गई। असल मुद्दा अब सत्ता का था। तो क्या हुआ? विद्रोह हुए? हाँ, पहले तो उसके वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने ही कुछ सरदारों के साथ मिलकर विरोध किया, लेकिन रजिया ने उन्हें दबा दिया। बाद में लाहौर और फिर सरहिंद, तब्रहिंदा में विद्रोह हुए। सरहिंद का विद्रोह किसने किया? वहां का गवर्नर था अल्तुनिया। रजिया जब इस विद्रोह को दबाने गई तो उसके अपने ही कुछ तुर्क सरदारों ने धोखा दिया। याकूत खान मारा गया और रजिया को पकड़कर अल्तुनिया ने तब्रहिंदा के किले में कैद कर दिया। ओह, तो रजिया का अंत हो गया? नहीं, अभी नहीं। रजिया ने हार नहीं मानी। उसने कैद में रहते हुए ही अपने बंदी बनाने वाले अल्तुनिया से शादी कर ली। क्या? अल्तुनिया से शादी कर ली? हाँ, शायद ये एक राजनीतिक कदम था। दोनों ने मिलकर फिर से दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की। क्या वो सफल हुए? नहीं, दिल्ली में रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया था। रजिया और अल्तुनिया की सेना हार गई। वो भागते हुए कैथल, हरियाणा के पास पहुंचे, जहां कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। बहुत दुखद अंत हुआ। तो रजिया के शासन का महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसने राजशाही और शक्तिशाली तुर्क सरदारों यानी चहलगानी के बीच सत्ता संघर्ष को खुलकर सामने ला दिया। इल्तुतमिश ने जिन्हें पाला था वही अब सुल्तान बनाने और हटाने वाले बन गए थे।
रजिया के बाद ये संघर्ष और तेज हो गया। रजिया के बाद तो फिर कई कमजोर सुल्तान आए। हाँ, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, ये सब सुल्तान तो बने, लेकिन असली ताकत चहलगानी के हाथों में रही, खासकर उनमें से एक उलुग खान के हाथ में। उलुग खान, ये कौन था? यही था गयासुद्दीन बलबन, अच्छा, तो बलबन पहले चहलगानी का हिस्सा था। जो इल्तुतमिश का ही पोता था, को 1246 में गद्दी पर बिठाने में मदद की, फिर अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और खुद बन गया नायब ममालिकात। नायब मतलब डिप्टी? हाँ, एक तरह से सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद। असली ताकत उसी के हाथ में आ गई। नसीरुद्दीन महमूद तो नाम का सुल्तान था, जो ज्यादातर वक्त कुरान की नकल करने या टोपी सीने में लगा रहता था, ऐसा कहा जाता है। तो बलबन ने नायब रहते हुए ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली? बिल्कुल, उसने लगभग 20 साल तक नायब के तौर पर शासन चलाया और फिर 1266 में, कुछ स्रोत 1265 भी कहते हैं, नसीरुद्दीन महमूद की मौत के बाद वो खुद सुल्तान बन गया। बलबन का युग 1266-1287 शुरू हुआ। बलबन का नाम आते ही लौह और रक्त की नीति याद आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि बलबन ने सुल्तान बनते ही ये समझ लिया था कि सल्तनत को अगर बचाना है, अंदरूनी विद्रोहों और बाहरी मंगोल खतरे से निपटना है, तो सुल्तान की इज्जत और ताकत को फिर से स्थापित करना होगा। चहलगानी की मनमानी खत्म करनी होगी। लेकिन वो खुद तो चहलगानी से था, क्या उसके लिए ये आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चहलगानी के बाकी सरदार भी अपनी ताकत छोड़ने को तैयार नहीं थे। बलबन को उनसे निपटना पड़ा। बीच में एक बार 1253 में उसे नायब के पद से हटा भी दिया गया था। अच्छा, किसने हटाया? तुर्क सरदारों के एक विरोधी गुट ने। उन्होंने बलबन की जगह एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान को ऊंचे पद पर बिठा दिया था। ये दिखाता है कि तुर्क सरदार भी आपस में बटे हुए थे। तो बलबन ने वापसी कैसे की? बलबन चुप नहीं बैठा। उसने अपना गुट बनाया, सेना तैयार की। कुछ कहते हैं कि उसने मंगोलों से भी संपर्क साधने की कोशिश की। आखिरकार उसने दबाव बनाकर रेहान को हटवा दिया और बाद में उसे मरवा भी डाला। मतलब सत्ता के लिए उसने कोई भी तरीका अपनाने से परहेज नहीं किया? हाँ, उसने अपने रास्ते में आने वाले हर प्रतिद्वंदी को हटाया, चाहे तरीका सही हो या गलत। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने सुल्तान बनने से पहले ही शाही छत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और शायद नसीरुद्दीन महमूद की मौत में भी उसका हाथ था। उसे जहर दिया गया। इस पर क्या राय है इतिहासकारों की? देखिए, जहर वाली बात पर मतभेद है, पक्के सबूत नहीं है, लेकिन ये साफ है कि बलबन सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसके तरीके कठोर थे, लेकिन उस वक्त सल्तनत की जो हालत थी, शायद प्रभावी भी थे। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था सुल्तान बनने के बाद? उसका एक ही लक्ष्य था, एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार बनाना और सुल्तान की प्रतिष्ठा को इतना ऊंचा उठा देना कि कोई उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत ना करे, ताकि वो आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना कर सके। इसके लिए उसने क्या किया? खास तौर पर राजत्व का सिद्धांत जो उसने दिया। हाँ, उसका थ्योरी ऑफ किंगशिप बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि सुल्तान बनना कोई आम बात नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है, नियाबत खुदाई, और सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही है। अच्छा, मतलब सुल्तान को लगभग देवीय दर्जा दे दिया। बिल्कुल। और इसने जोर दिया कि शासन करना सिर्फ उच्च कुल में जन्मे लोगों का अधिकार है। उसने खुद को ईरान के महान पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज घोषित किया। अफरासियाब का वंशज, क्या ये सच था? शायद नहीं, लेकिन उसने ये दावा किया ताकि अपनी हैसियत बढ़ा सके। वो खुद को तुर्की कुलीनता का चैंपियन मानता था। इसका मतलब उसने गैर तुर्कों को? हाँ, उसने गैर तुर्कों, खासकर भारतीय मुसलमानों को ऊंचे सरकारी पदों से बाहर रखा। कहा जाता है कि उसने एक अमीर व्यापारी को सिर्फ इसलिए मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो निम्न कुल का था। इतिहासकार बर्नी ने भी इस बारे में लिखा है शायद। हाँ, बर्नी बलबन के शब्दों को कोट करता है, जब मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है, मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। ये दिखाता है कि वो नस्लीय श्रेष्ठता में कितना विश्वास रखता था। और चहलगानी का क्या किया उसने, जिनकी वजह से इतनी अस्थिरता थी? उसने चहलगानी की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। उसने समझ लिया था कि जब तक ये 40 सरदार ताकतवर रहेंगे, सुल्तान की सत्ता सुरक्षित नहीं रह सकती। उसने एक एक करके अपने पुराने साथियों को या तो मरवा दिया या उनकी शक्ति छीन ली। कहा जाता है कि उसने अपने चचेरे भाई शेर खान सुंकुर को, जो एक काबिल सेनापति था और सीमा की रक्षा कर रहा था, जहर देकर मरवा दिया,
क्योंकि उसे उससे खतरा महसूस होता था। बाप रे। तो उसने प्रशासन और सेना में क्या सुधार किए? प्रशासन में उसने सबसे ज्यादा जोर न्याय पर दिया। उसका न्याय बहुत कठोर और निष्पक्ष माना जाता था। कहा जाता है कि उसने अपने ही एक गवर्नर के पिता को कोड़े लगवाए थे क्योंकि उसने अपने नौकर को मार डाला था। अच्छा, और? बरीद कहते थे। ये बरीद सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे ताकि उसे हर छोटी बड़ी घटना की खबर मिलती रहे। सेना के लिए क्या किया? मंगोल खतरा तो था ही। हाँ, उसने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाने पर जोर दिया। सेना ही मंगोलों को रोक सकती थी और अंदरूनी विद्रोहों को दबा सकती थी। उसने सैन्य विभाग, जिसे दीवाने अर्ज कहते थे, उसे फिर से संगठित किया। दीवाने अर्ज? हाँ, उसने पुराने सैनिकों की जांच करवाई और जो लड़ने लायक नहीं थे उन्हें पेंशन देकर रिटायर करने की कोशिश की। हालांकि इसका शुरू में विरोध हुआ तो उसे थोड़ा नरम पड़ना पड़ा। और कानून व्यवस्था, खासकर दिल्ली के आसपास? उसके समय में दिल्ली के आसपास कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी। गंगा, यमुना, दोआब और अवध में लुटेरों का राज था। राजपूत जमींदार किले बनाकर मनमानी कर रहे थे। दिल्ली के पास ही मेवात इलाके के मेवाती इतने दिलेर हो गए थे कि वो दिन दहाड़े शहर के बाहरी इलाकों में लूटपाट करते थे। तो बलबन ने क्या किया? यहीं पर लौह और रक्त नीति आई। हाँ, यहीं पर उसने जबरदस्त सख्ती दिखाई। मेवातियों के खिलाफ उसने क्रूर अभियान चलाया। उनका पीछा किया गया, हजारों को मार डाला गया, दिल्ली के आसपास के जंगलों को साफ करवा दिया ताकि लुटेरे छिप न सके, और वहां पर सैन्य चौकियां बनाई जिन्हें थाना कहते थे। थाना? हाँ, इसी तरह उसने दोआब और कटेहर, आज का रोहेलखंड में भी कार्रवाई की। वहां के विद्रोही राजपूतों के खिलाफ भयानक दमन चक्र चलाया। हुक्म दिया कि जंगल साफ कर दो, विद्रोही गांव को जला दो, पुरुषों को मार डालो और औरतों बच्चों को गुलाम बना लो। ये तो बहुत ही भयानक था। बिल्कुल, ये उसकी रक्त और लौह नीति थी। उसने इन इलाकों में अफगान सैनिकों को बसाया ताकि वो सड़कों की हिफाजत करें और राजपूत जमींदारों को काबू में रखें। उसकी दरबारी संस्कृति कैसी थी? आपने कहा कि उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई। हाँ, उसने एक बहुत ही भव्य और गंभीर दरबार बनाया। दरबार में बड़ी संख्या में अंगरक्षक तैनात रहते थे, नंगी तलवारें लिए हुए। दरबार में हंसी मजाक की सख्त मनाही थी। हंसी मजाक मना था? हाँ, बलबन खुद कभी मुस्कुराता नहीं था दरबार में, तो बिल्कुल नहीं। उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। वो चाहता था कि सुल्तान की उपस्थिति ही लोगों में खौफ पैदा करे। उसने अमीरों और सुल्तान के बीच एक पदानुक्रमिक हायरार्की पर बहुत जोर दिया। अमीर उसके बराबर नहीं थे। और वो सिजदा और पायबोस? हाँ, ये उसी का हिस्सा था। उसने दरबार में सिजदा यानी जमीन पर लेटकर सुल्तान को प्रणाम करना और पायबोस यानी सुल्तान के सिंहासन या पैरों को चूमना, ये प्रथाएं लागू की। सिजदा और पायबोस ये कहाँ से आई थी? ये ईरानी दरबारी रस्में थीं। बलबन ईरानी राजशाही से बहुत प्रभावित था। हालांकि कुछ कट्टर मुसलमानों ने इन्हें गैर इस्लामी माना, लेकिन बलबन ने इन्हें लागू किया ताकि सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित हो। विदेश नीति के मामले में खासकर मंगोलों को लेकर उसकी क्या नीति थी? मंगोलों का खतरा इतना बड़ा था कि बलबन ने सल्तनत के विस्तार की कोई खास कोशिश नहीं की। उसका पूरा ध्यान सल्तनत को बचाने और मजबूत करने पर था। तो उसने सीमा की रक्षा कैसे की? उसने उत्तर पश्चिम सीमा पर पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किले बनवाए। वहां मजबूत सेना तैनात की। वो खुद दिल्ली में ही रहता था और दूर के अभियानों से बचता था ताकि राजधानी सुरक्षित रहे। वो अक्सर शिकार के बहाने सेना को अभ्यास करवाता रहता था। उसने ईरान के मंगोल शासक हलाकू खान के पास अपने दूत भी भेजे और हलाकू के दूतों का दिल्ली में भव्य स्वागत किया। मतलब कूटनीति भी इस्तेमाल की? हाँ, बल और कूटनीति दोनों। एक तरह से उसने चुपचाप ये मान लिया था कि पंजाब का बड़ा हिस्सा, खासकर रावी नदी के पश्चिम का इलाका, मंगोलों के प्रभाव में रहेगा। जब तक मंगोल दिल्ली पर सीधा हमला नहीं करते, तब तक वो उनसे सीधे टकराव से बचता था। लेकिन वो सीमा को मजबूत करता रहा? हाँ, लगातार सीमा की चौकसी, सेना की तैयारी, ये सब चलता रहा। बलबन की मौत 1286 के बाद क्या हुआ? उसकी विरासत को कैसे देखते हैं? बलबन निस्संदेह दिल्ली सल्तनत के शुरुआती निर्माताओं में से एक था। उसने सल्तनत को एक प्रशासनिक ढांचा दिया, राजशाही को मजबूत किया, मंगोलों से एक हद तक देश को बचाया। लेकिन उसकी कमजोरियां, वो नस्लीय नीति। हाँ, वो उसकी बड़ी कमजोरी थी।
गैर तुर्कों खासकर भारतीय मुसलमानों को सत्ता से बाहर रखने की उसकी नीति ने एक बड़े वर्ग को नाराज किया। उसका शासन बहुत ज्यादा केंद्रीकृत और कठोर था। सत्ता का आधार बहुत संकीर्ण था। इसीलिए उसकी मौत के बाद जल्द ही असंतोष भड़क उठा और उसके वंश का अंत हो गया। चलिए अब मंगोलों और उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। ये इतना बड़ा खतरा क्यों था? देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तर पश्चिम से हमला करना हमेशा आसान रहा है। पहाड़ों के बीच दर्रे हैं जिनसे हमलावर आते रहे हैं। तुर्क खुद इन्हीं दर्रों से आए थे। उनसे पहले हूण, शक, कुषाण सब वहीं से आए थे। तो इस इलाके का स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आपको पंजाब और गंगा के मैदानों को सुरक्षित रखना है तो आपको काबुल, गजनी, कंधार के इलाके पर नियंत्रण रखना होगा जो हिंदुकुश पहाड़ों से घिरा है। ये मध्य एशिया से मदद आने का रास्ता भी था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के लिए यहाँ क्या चुनौती थी? चुनौती ये थी कि 13वीं सदी में पश्चिम एशिया की हालत बहुत अस्थिर थी। गजनी पर गुरिदों का नियंत्रण खत्म हो गया था। फिर ख्वारिज्म साम्राज्य उभरा जिसकी सीमा सिंध तक आ गई। तो उत्तरी भारत पर कब्जे के लिए एक संघर्ष शुरू हो गया। ख्वारिज्मी शासक बनाम ऐबक के उत्तराधिकारी। और फिर आ गए मंगोल, चंगेज खान के नेतृत्व में। उन्हें ईश्वर का कहर, स्कॉर्ज ऑफ गॉड भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ख्वारिज्म साम्राज्य पर जो हमला किया 1218, वो अभूतपूर्व था। उन्होंने मध्य एशिया और ईरान के बड़े बड़े शहर लूट लिए, जला दिए। बुखारा, समरकंद, गजनी, हेरात, ग्रामीण इलाकों को तबाह कर दिया। उन्होंने जानबूझकर आतंक फैलाया। बिल्कुल, नरसंहार किए गए, लोगों को गुलाम बनाया गया। उनका मकसद था डर पैदा करना ताकि कोई विरोध की हिम्मत न करे। सिर्फ कारीगरों को शायद बख्श दिया जाता था उनकी जरूरत के लिए। इसका भारत पर क्या असर पड़ा? भारी धक्का लगा, लेकिन एक और असर हुआ। मध्य एशिया और ईरान से बड़ी संख्या में शरणार्थी भागकर भारत आए। इनमें राजकुमार, विद्वान, धर्मशास्त्री, सूफी संत, आम लोग सब थे। वो दिल्ली आए? हाँ, दिल्ली उस वक्त इस पूरे इलाके में एकमात्र बड़ी मुस्लिम सल्तनत बची थी जो मंगोलों के कहर से महफूज थी। तो दिल्ली इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गई। इससे सल्तनत को क्या फायदा हुआ? इससे शासक वर्ग में जो खुद बाहर से आए थे और अपनी जड़ों से कट गए थे, उन्हें एक तरह की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता मिली। इस्लाम एक जोड़ने वाला बंधन बन गया। इन शरणार्थियों के आने से दिल्ली की शान और शौकत भी बढ़ी। लेकिन मंगोल खतरा तो बना रहा चंगेज खान के जाने के बाद भी। हाँ, जैसा हमने बात की, चंगेज खान 1221 में जलालुद्दीन ख्वारिज़मी का पीछा करते हुए सिंध तक आया। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण न देकर मंगोलों को शांत रखा और चंगेज खान वापस चला गया। लेकिन जलालुद्दीन कुछ समय सिंध सागर दोआब, सिंध और झेलम के बीच का इलाका में रहा, जिससे मंगोलों को बहाना मिलता रहा उस इलाके में दखल देने का। सिंध नदी अब भारत की सुरक्षित पश्चिमी सीमा नहीं रही। चंगेज खान की मौत 1227 के बाद क्या हुआ? उसका विशाल साम्राज्य उसके बेटों और पोतों में बट गया। बातू खान ने रूस पर कब्जा किया। कुछ समय के लिए मंगोलों का ध्यान भारत से हट गया क्योंकि वो पश्चिम एशिया यानी इराक और सीरिया में ज्यादा उलझे हुए थे। लगभग 1240 तक दिल्ली के सुल्तानों को थोड़ी राहत मिली, सांस लेने का मौका मिला। हाँ, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। 1241 में तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों ने लाहौर पर हमला किया और उसे बुरी तरह लूटा। वहां का गवर्नर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली से कोई मदद नहीं गई। अपील की गई, लेकिन दिल्ली से कोई खास मदद नहीं पहुंच पाई। फिर 1245 में मंगोलों ने मुल्तान को घेर लिया। तब क्या हुआ? तब बलबन, जो उस वक्त नासिरुद्दीन महमूद का नायब था, वो एक बड़ी सेना लेकर गया और उसने मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुल्तान बच गया। बलबन ने लाहौर पर भी फिर से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर दबाव बना रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। कुछ तुर्क अमीर तो मंगोलों से जा मिले थे, जैसे बलबन का अपना रिश्तेदार शेर खान। सीमा लगातार पीछे खिसकती जा रही थी। रावी और झेलम से ब्यास नदी तक का इलाका असुरक्षित हो गया था। मुल्तान भी बड़ी मुश्किल से बचाकर रखा गया। तो जब बलबन सुल्तान बना,
उसने क्या ठोस नीति अपनाई मंगोलों के खिलाफ? बलबन ने, जैसा हमने पहले बात की, बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया। उसने सीमा पर किलों की मरम्मत करवाई, तबरहिंदा, भटिंडा, सुनाम, समाना। वहां मजबूत सेना रखी, खुद दिल्ली में रहकर स्थिति पर नजर रखी। और कूटनीति? उसने ईरान के मंगोल शासक हलाकू खान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे, उसके दूतों का सम्मान किया और एक तरह की मौन सहमति बनी कि सतलुज नदी के पार के इलाके पर मंगोल प्रभाव रहेगा, लेकिन वो दिल्ली पर हमला नहीं करेंगे। क्या ये सफल रहा? हाँ, बलबन के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। हालांकि सीमा पर छोटी-मोटी झड़पें चलती रहीं। बलबन ने मुल्तान को मंगोलों से छीनकर अपने बेटे राजकुमार मोहम्मद को वहां का गवर्नर बनाया। वो ब्यास नदी तक की सीमा को बनाए रखने में कामयाब रहा। लेकिन उसके बेटे की मौत भी तो मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी। हाँ, ये एक बड़ा सदमा था बलबन के लिए। उसका काबिल बेटा राजकुमार मोहम्मद 1286 में मंगोलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन फिर भी बलबन की बनाई व्यवस्था चलती रही। बलबन के बाद क्या मंगोल हमले फिर तेज हो गए? हाँ, उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। 1292 में हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने करीब 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ हमला किया। 1.5 लाख? तब सुल्तान कौन था? तब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बन चुका था। उसने बलबन की बनाई हुई रक्षा पंक्ति के पास ही तबरहिंदा के नजदीक मंगोलों को हराया। निराश होकर मंगोल वापस चले गए। अच्छा। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई। करीब 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो दिल्ली के पास ही बस गए। इन्हें नव मुसलमान कहा गया। नव मुसलमान? हाँ, लेकिन मंगोलों के हमले रुके नहीं। अब मध्य एशिया की राजनीति में भी बदलाव आ रहा था। ईरान के इल खानी मंगोल और ट्रांस ऑक्सियाना मावरा उन नहर के चगताई मंगोलों में दुश्मनी हो गई थी। इसका भारत पर क्या असर पड़ा? ट्रांस ऑक्सियाना का शासक था दावा खान। वो बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने भारत को जीतने का फैसला किया। 1297 से 1306 के बीच उसने कई हमले करवाए। ये अलाउद्दीन खिलजी का समय था? हाँ, बिल्कुल। 1299 में दावा खान के बेटे कुतलुक ख्वाजा ने एक विशाल सेना, कहा जाता है 2 लाख सैनिक के साथ, सीधा दिल्ली पर हमला किया। इस बार उनका इरादा सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि दिल्ली पर कब्जा करना था। 2 लाख? तो अलाउद्दीन ने क्या किया? ये बहुत गंभीर स्थिति थी। मंगोलों ने दिल्ली के आसपास सब रास्ते बंद कर दिए, शहर की गलियों तक पहुंच गए। अलाउद्दीन खिलजी ने हिम्मत दिखाई। वो अपनी सेना लेकर दिल्ली के बाहर निकला और मंगोलों का सामना किया। लड़ाई हुई? हाँ, भीषण लड़ाई हुई। अलाउद्दीन का एक बहुत मशहूर सेनापति था जफर खान। वो इस लड़ाई में मारा गया। लेकिन मंगोल पूरी लड़ाई लड़े बिना ही अचानक पीछे हट गए। क्यों हटे, ये साफ नहीं है। शायद उन्हें अंदरूनी झगड़ों की खबर मिली हो। लेकिन खतरा टला नहीं होगा? नहीं। 1303 में मंगोल फिर आ धमके। इस बार करीब 1,20,000 सैनिक। और मुश्किल ये थी कि अलाउद्दीन उस वक्त चित्तौड़ के अभियान पर था। उसे बड़ी मुश्किल से वापस दिल्ली भागना पड़ा। तो क्या दिल्ली असुरक्षित थी? हाँ, अलाउद्दीन तैयारी नहीं कर पाया था। उसने सिरी में, जो वो नई राजधानी बनवा रहा था, किसी तरह किलेबंदी की। दोनों सेनाएं करीब 2 महीने तक आमने सामने पड़ी रहीं, छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, और फिर मंगोल एक बार फिर अचानक वापस चले गए। ये बार बार वापस क्यों चले जाते थे? इसके कई कारण हो सकते हैं। रसद की कमी, अंदरूनी समस्याएं, भारतीय सेना का प्रतिरोध। लेकिन इन हमलों ने एक बात साफ कर दी। क्या? कि दिल्ली के सुल्तान अब इतने कमजोर नहीं थे। वो मध्य एशिया के बड़े शासकों का भी मुकाबला कर सकते थे। लेकिन ये एक कड़ी चेतावनी भी थी। तो अलाउद्दीन ने क्या प्रतिक्रिया दी? अलाउद्दीन ने सबक सीखा। उसने एक बहुत बड़ी और कुशल स्थायी सेना खड़ी की, सीमा पर ब्यास नदी के पास के किलों की मरम्मत करवाई और मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। उसके बाद भी हमले हुए? हाँ, 1306 तक कुछ और हमले हुए, लेकिन अलाउद्दीन की सेना ने उन्हें बुरी तरह हराया। 1306 में दावा खान की मौत हो गई और मंगोलों में गृह युद्ध छिड़ गया। इसके बाद तैमूर के हमले, 14वीं सदी के अंत में तक भारत को मंगोलों से बड़ी राहत मिल गई। तो 13वीं सदी में मंगोलों का कुल मिलाकर क्या प्रभाव रहा? देखिए, ये एक लगातार बना रहने वाला बहुत गंभीर खतरा था।
मंगोलों ने धीरे धीरे पंजाब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और दिल्ली हमेशा खतरे में रहती थी। लेकिन दिल्ली के सुल्तानों, खासकर इल्तुतमिश, बलबन और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस दृढ़ता, ताकत और कूटनीति का परिचय दिया, उसी से सल्तनत बच पाई। इसका असर सल्तनत की अंदरूनी नीतियों पर भी बहुत पड़ा। जैसे बलबन का केंद्रीकरण, अलाउद्दीन की बड़ी सेना और आर्थिक सुधार, ये सब कहीं न कहीं मंगोल खतरे से जुड़े थे। अब बात करते हैं आंतरिक विद्रोहों की और कैसे सल्तनत ने अपने इलाकों को मजबूत किया। ये भी एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, दिल्ली सल्तनत के सामने ये दोहरी चुनौती थी। एक तरफ बाहरी मंगोल आक्रमण, दूसरी तरफ सल्तनत के अंदर ही विद्रोह और मतभेद। ये विद्रोह किस तरह के थे? कौन कर रहा था? दो तरह के लोग थे। एक तो वो महत्वाकांक्षी मुस्लिम सरदार या गवर्नर जो मौका मिलते ही दिल्ली से आजाद होना चाहते थे। अच्छा। दूसरे थे राजपूत राजा और जमींदार जो या तो अपनी खोई हुई आजादी वापस पाना चाहते थे या फिर तुर्क शासकों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। क्या ये सब मिलकर तुर्कों के खिलाफ लड़ते थे? मतलब क्या इसे हिंदू प्रतिरोध कह सकते हैं? नहीं, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये समूह हमेशा एकजुट होकर तुर्कों के खिलाफ नहीं लड़ते थे। कई बार तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इनके उद्देश्य भी अलग अलग थे। भारत इतना बड़ा देश था कि उसे एक केंद्र से काबू में रखना वैसे ही मुश्किल था। प्रांतीय गवर्नर अक्सर स्थानीय भावनाओं का फायदा उठाकर आजादी का दावा कर देते थे। उन्हें लगता था दिल्ली दूर है, सुल्तान कमजोर है, तो हम ही राजा हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ से आती थी? बंगाल और बिहार। हाँ, पूर्वी इलाके बंगाल और बिहार हमेशा से दिल्ली के लिए सिरदर्द रहे हैं। वो लगातार दिल्ली का जुआ उतार फेंकने की कोशिश करते थे। हमने बात की थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की, जिसने बंगाल के सेन राजा लक्ष्मण सेन को हराया था। हाँ। उसके बाद वहां काफी उथल पुथल रही। फिर इवाज नाम के सरदार ने सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण कर ली और आजाद शासक की तरह काम करने लगा। उसने इल्तुतमिश की शुरुआती व्यस्तताओं का फायदा उठाया। उसने अपना प्रभाव कहाँ तक फैलाया? उसने बिहार पर कब्जा जमा लिया। आसपास के इलाकों जैसे जाजन नगर, उड़ीसा, तिरुहुत, उत्तरी बिहार बंगाल, बंग, पूर्वी बंगाल और कामरूप असम से वो नजराना वसूलने लगा। फिर इल्तुतमिश ने दखल दिया। हाँ, 1225 के आसपास इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ अभियान किया। इवाज ने पहले तो अधीनता मान ली, लेकिन फिर पलट गया। तब इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद, जो अवध का गवर्नर था, ने उसे हराया और मार डाला। लेकिन क्या बंगाल शांत हो गया? नहीं, वहां उथल पुथल जारी रही। इल्तुतमिश को 1230 में फिर से अभियान करना पड़ा। उसके बाद भी जब भी दिल्ली में सुल्तान कमजोर होता, बंगाल का गवर्नर आजादी का झंडा बुलंद कर देता। कभी अधीनता मान लेते, कभी फिर बागी हो जाते। वो दिल्ली से दूर भी तो बहुत था। हाँ, दूरी एक बड़ा कारण थी। वहां के गवर्नर अक्सर स्वतंत्र शासकों की तरह ही व्यवहार करते थे। वो आसपास के इलाकों जैसे अवध और बिहार को भी अपने कब्जे में लाने की कोशिश करते थे। उन्होंने दक्षिण बंगाल, राधा, उड़ीसा और कामरूप में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। उनका उड़ीसा के शासकों से भी संघर्ष हुआ। हाँ, और एक बार तो उड़ीसा की सेना ने लखनौती, बंगाल की राजधानी के पास, मुस्लिम सेना को बुरी तरह हराया भी था। बंगाल के ये आजाद मुस्लिम शासक इतने मजबूत नहीं थे कि वो पड़ोसी ताकतों का मुकाबला कर सके। तो बंगाल पर दिल्ली का पक्का नियंत्रण कब हुआ? बलबन के समय में। हाँ, जब दिल्ली में बलबन जैसा मजबूत शासक आया तो उसने बंगाल और बिहार पर फिर से अपना दावा जताया। उसने कहा कि सिर्फ नाम की वफादारी काफी नहीं है, पूरा नियंत्रण चाहिए। लेकिन क्या वहां के गवर्नर मान गए? नहीं, तुगरिल बेग, जिसे बलबन ने ही गवर्नर बनाया था, उसने भी मौका देखकर 1280 के आसपास बगावत कर दी और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो बलबन ने क्या किया? बलबन इस बगावत से बहुत नाराज हुआ। उसने पहले अपने सेनापतियों को भेजा, वो हार गए। फिर बलबन खुद एक बड़ी सेना लेकर बंगाल गया। तुगरिल भाग गया, लेकिन बलबन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे पकड़कर बहुत बेरहमी से सजा दी गई। ना सिर्फ तुगरिल को बल्कि उसके परिवार और सारे समर्थकों को लखनौती के बाजार में सूली पर चढ़ा दिया गया। भयानक। इस अभियान में कितना समय लगा? करीब 3 साल लग गए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दिल्ली बंगाल पर लंबे समय तक सीधा नियंत्रण नहीं रख पाई। क्यों? बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बनाया, लेकिन बुगरा खान को दिल्ली के तख्त से ज्यादा बंगाल की सूबेदारी पसंद आई। बलबन की मौत के बाद उसने भी अपनी आज़ादी घोषित कर दी
और एक नए वंश की नींव रखी जो अगले करीब 40 साल तक बंगाल पर राज करता रहा। मतलब बंगाल एक तरह से हाथ से निकल ही गया था, वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। दोआब में क्या समस्या थी? वहाँ कटेहर, आज का रुहेलखंड इलाके में कटेहर या राजपूत बहुत मजबूत हो गए थे। उनकी राजधानी अहिच्छत्र थी। वो अक्सर बदायूं जैसे पास के तुर्की इलाकों पर हमले करते रहते थे। तो बलबन ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई की? हाँ, और बहुत ही क्रूर तरीके से। हमने पहले भी जिक्र किया था, उसने बड़े पैमाने पर नरसंहार और लूटपाट का सहारा लिया। कहा जाता है कि पूरा जिला वीरान हो गया था, जंगल साफ करवाए गए, सड़कें बनाई गई। बरन, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, कटेहर, इन इलाकों को सुरक्षित किया गया। और सल्तनत की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा राजपूताना की तरफ? वहां भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थी। समस्या दोहरी थी। ऐबक के समय तुर्कों ने कुछ महत्वपूर्ण किले जीते थे। तिजारा अलवर के पास, बयाना, ग्वालियर, कालिंजर। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से जैसे नागौर, अजमेर और जालौर के पास नाडोल पर भी कब्जा किया था। ये इलाके पहले चौहान साम्राज्य का हिस्सा थे। लेकिन बाद के सुल्तानों के लिए इन दूर दराज के किलों पर अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल साबित हुआ, खासकर पूर्वी राजस्थान में। इल्तुतमिश के समय क्या हुआ? जब इल्तुतमिश उत्तर पश्चिम में मंगोलों और कुबाचा से लड़ने में व्यस्त था, तो राजपूतों ने मौका देखकर कालिंजर, ग्वालियर और बयाना पर फिर से कब्जा कर लिया। रणथंभौर और जालौर जैसे राज्यों ने भी अपने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। तो इल्तुतमिश ने बाद में जवाबी कार्रवाई की? हाँ, 1226 के बाद उसने पलटवार किया। पहले रणथंभौर को घेरा और वहां के शासक को अधीनता मानने पर मजबूर किया। फिर जालौर पर कब्जा किया। क्या वो गुजरात और मालवा की तरफ भी सफल रहा? नहीं, गुजरात और मालवा पर नियंत्रण करने की उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। गुजरात के चालुक्यों ने उसका हमला विफल कर दिया। मालवा के परमार शासक भी काफी शक्तिशाली थे। हाँ, इल्तुतमिश ने मालवा पर छापा मारकर उज्जैन और भिलसा को लूटा जरूर, लेकिन कब्जा नहीं कर पाया। उसने बयाना और ग्वालियर पर दोबारा कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश के बाद क्या स्थिति रही राजपूताना में? उसके बाद फिर से गड़बड़ी फैल गई। कई राजपूत शासकों ने फिर से दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। ग्वालियर फिर से हाथ से निकल गया। मेवात के भट्टी राजपूत इतने ताकतवर हो गए कि दिल्ली के आसपास तक लूटमार करने लगे। बलबन ने क्या किया? क्या उसने रणथंभौर या ग्वालियर जीतने की कोशिश की? उसने कोशिश की, लेकिन रणथंभौर जीतने और ग्वालियर पर दोबारा कब्जा करने में वो असफल रहा। हाँ, मेवातियों को उसने बेरहमी से कुचल दिया, जैसा हमने बात की थी। अजमेर और नागौर जैसे इलाके मजबूत तुर्की नियंत्रण में रहे। तो कह सकते हैं कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बलबन ने पूर्वी राजस्थान में तुर्की शासन को फिर से मजबूत किया। तो कुल मिलाकर 13वीं सदी में राजपूतों के साथ सल्तनत का संघर्ष कैसा रहा? देखिए, राजपूत शासक लगातार लड़ते रहे, लेकिन उनमें आपसी एकता की कमी थी। वो कभी मिलकर तुर्कों का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर पाए। इसी फूट का फायदा दिल्ली के सुल्तानों ने उठाया। तो इस पूरी सदी का सार क्या निकलता है? सार यही है कि एक मजबूत राजशाही की स्थापना हुई, मंगोलों जैसे बाहरी खतरे को रोका गया और गंगा, दोआब और पूर्वी राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण इलाकों पर सल्तनत का नियंत्रण मजबूत हुआ। और इसी नींव पर खड़े होकर अगले चरण में, यानी खिलजी वंश के समय, सल्तनत पश्चिमी भारत और दक्कन की तरफ विस्तार कर सकी। बहुत बढ़िया। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के पहले 100 साल की कहानी, उसकी स्थापना, उसके संघर्ष और उसके सुदृढ़ीकरण की यात्रा। चलिए अब इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य बिंदु, की टेकअवेज, संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जरूर। तो सबसे पहली बात, मामलुक सुल्तानों, जिन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं, ने 13वीं सदी में तमाम चुनौतियों के बीच दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, लेकिन इल्तुतमिश सल्तनत के असली संस्थापक और सुदृढ़कर्ता साबित हुए, जिन्होंने अंदरूनी और बाहरी, खासकर मंगोल खतरे का सामना किया। रजिया सुल्तान का शासन छोटा जरूर था, लेकिन इसने राजशाही और तुर्की सरदारों यानी चहलगानी के बीच सत्ता संघर्ष को उजागर कर दिया। और बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाकर सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाया। चहलगानी को कुचला,
प्रशासन सुधारा और सल्तनत को मजबूती दी। मंगोलों का खतरा। 13वीं सदी में मंगोल आक्रमण उत्तर पश्चिम सीमा पर एक लगातार बना रहने वाला खतरा थे, जिसका सामना बलबन और बाद के शासकों ने बल और कूटनीति से किया। खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा करने की गंभीर कोशिशें की, जिन्हें आखिरकार विफल कर दिया गया। आंतरिक विद्रोह। बंगाल और राजपूत राज्यों जैसे इलाकों में होने वाले आंतरिक विद्रोह सल्तनत के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में लगातार बाधा डालते रहे। और अंत में इन तमाम संघर्षों के बावजूद 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत ने गंगा दोआब और पूर्वी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिसने भविष्य के विस्तार का रास्ता खोला। शानदार। ये वाकई एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा रही दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर पर। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ तथ्यों की बात नहीं, बल्कि ये समझने की बात है कि कैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती हैं, कैसे सत्ता काम करती है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। ये समझ हमें बाद के मध्यकालीन भारतीय इतिहास और राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने में भी मदद करती है। उम्मीद है श्रोताओं को दिल्ली सल्तनत के इस पहले अध्याय का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हों या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसी ही गहरी और विस्तृत चर्चाएं आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण छूट ना जाए। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रेरित रहिए। मिलते हैं अगली चर्चा में एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।